हेलो दोस्तों, मैं केशव स्वागत करता हूँ आपका ज्योति आईएएस क्लासेस में। तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 6 का भूगोल का चैप्टर नंबर 2 है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो जो हमारा जो ग्लोब होता है ना, ये जो ग्लोब है आप देख रहे होंगे, ऐसी है हमारी पृथ्वी। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, और दूसरे होते पॉकेट, जो मतलब पॉकेट वाले, वो छोटे ग्लोब होते हैं, उस गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब शिथिल नहीं होते हैं, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जिसे जैसे आपका जो कुमार का पहिया या जो लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उन्हें सही प्रकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। अक्ष किसको कहते हैं? एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। देखो जैसे ये वाला दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपकी विषुवत रेखा है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इसी प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, लिखते हैं उत्तर लिख का मतलब खाली उ लिख के दक्षिण लिख देते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटो दोनों एक अक्षांश 20 पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटो 20 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है। जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता रहता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी है, जो समांतर रेखाएं हैं और भी हैं। ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66 उत्तर में उत्तर ध्रुवी वृत्त, विषुवत रेखा के 66 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त।
पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुववर्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध क्या होते हैं? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववर्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववर्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यह सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर क्या होते हैं? देशांतर किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश 20 डिग्री 0 दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमोन्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश रेखाएं जो समांतर रेखाएं से भिन्न है, सभी देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई कठिन होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राष्ट्रीय वेधशाला है, से गुजरने वाले यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पूर्व पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्सर पश्चिम तथा पश्चिम के लिए अक्सर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति को पता लगाएगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींच सकते हैं। मतलब अगर आप करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, देशांतर और समय क्या होता है। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले के जो आदमी है वो सूर्य को देख के मतलब टाइम बता देते हैं, तो ये वही है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के सुबह सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस
आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामी उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तब वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ग्रीनिच से जो आगे है मतलब जो पूर्व में है उनका समय आगे होगा और जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर के दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामी उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामी अंतर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा आसाम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामियोत्तर के दक्ष स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामियोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्व मतलब 82 डिग्री 30 पूर्व को मानक यामियोत्तर माना जाता है। इस यामियोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता हुआ अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अतः भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से लगभग 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसी प्रकार जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के समय को घेरता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपने करने हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, पृथ्वी के 3 कटिबंध है, 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त होते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है ये आप सोल्व करो तभी आपको पता लगेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।